लोगों का स्वागत है और आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, यही हमारी कामना भी है। चलिए हम लोग आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं आरंभिक नगर के बारे में। क्लास छठी की है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर में हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़नी है। उनकी खोज कैसे हुई, उनका काल क्या रहा, उनके नाम कैसे पड़े और उनकी विशेषताएं मुख्य रूप से हमें आज पढ़नी है, जिनमें से नगरीय व्यवस्था, नगरीय जीवन और अन्नगार स्नानागार की चर्चा हम लोगों को आज करनी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो इसकी खोज 1856 ईस्वी में पहली बार इसके बारे में पता चला बर्टन बंधुओं के द्वारा। ये बर्टन बंधु जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन नामक दो भाई थे जो रेलवे का काम कर रहे थे। दोनों इंजीनियर थे और 1856 ईस्वी के आसपास लाहौर और कराची के बीच, ये जो है पंजाब प्रांत में पड़ता था, कराची के बीच रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा था और उसी समय इन्हें रास्ते में कुछ टीले जैसी जगह मिली और उन टीले नुमा जगह की खुदाई करने के बाद उन्हें कुछ ईंटें प्राप्त हुई, जिन ईंटों से उन्होंने अपने रेलवे का कार्य कर लिया, पुल पुलियां बना लिए। लेकिन उन्होंने इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं हासिल की। लेकिन इन नए ईंटों का मिलना एक इतिहासकारों के लिए आशा की किरण लेकर आया और इसी सिलसिले में 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे, उन्होंने दयाराम सहनी को हड़प्पा में और अखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो क्षेत्र में खुदाई के कार्य को सौंपा। और इन्हीं दोनों भारतीय इतिहासकारों के अगुवाई में जब वहाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई का कार्य हुआ तो वहाँ से एक विकसित सभ्यता का हमें पता चला जो बहुत वर्षों पहले भारत में विद्यमान थी। आज हम लोग उसी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग इसके काल के बारे में भी चर्चा कर लें कि हमारा जो काल है इसका कब का रहा है। तो कार्बन C14 के तहत कार्बन डेटिंग एक पद्धति है जिससे किसी भी वस्तुओं का, पुरानी वस्तुओं का आयु हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने इसका काल 2500 से 1750 BC बताया, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का बताया। जबकि कुछ इतिहासकारों का इसमें मतभेद है, लेकिन यह वैज्ञानिक पद्धति है इसलिए सर्वमान पद्धति मानी जाती है। यह काल सर्वमान माना जाता है कि 1750 से 2500 ईस्वी के बीच सिंधु सभ्यता भारत में विद्यमान थी और वह मौजूद थी। इसका नाम सिंधु सभ्यता इसलिए पड़ा, हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि वह हड़प्पा नामक जगह जहां पर पहली खुदाई हुई थी, तो उसी जगह के नाम से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। लेकिन इसका सिंधु सभ्यता भी नाम हमें सुनने को मिलता है और बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। तो सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हड़प्पा नगर सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ था। तो जिस नदी के किनारे यह व्यवस्था फली फूली तो उस नदी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, इसीलिए हमने लिखा हड़प्पा सभ्यता अवलेख सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इस प्रकार से हमने इसके नामांकन को जाना। अब हम देखते हैं कि कुछ इतिहासकार जो इसके उद्भव स्थान को कहते हैं कि सुमेरियनों ने इसे बनाया, इस सभ्यता को सुमेरियनों ने आगे बढ़ाया। विदेशी इतिहासकारों का यह मत है। उन्हों का कहना है कि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं सिंधु सभ्यता में थी वैसे ही व्यवस्थाएं सुमेरियन सभ्यता में भी देखने को मिली है। परंतु हमारे भारतीय इतिहासकारों ने कहा नहीं, यह हमारे द्रविड़ और आर्य, इन लोगों के द्वारा यह सभ्यता विकसित की गई है और यह विशुद्ध भारतीय व्यवस्था है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता जो 4700 साल पहले अर्थात 2700 BC पहले हमारे भारत में मौजूद थी, उनकी क्या विशेषताएं थी। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे नगरीय व्यवस्था पे। आज के नगर तो पक्के ईंटों के बने हुए हैं। आप लोग जब शहर जाते होंगे, रांची या रामगढ़ या कहीं अन्य शहर, तो आप लोग देखते होंगे कि हमारे शहरों में बड़े बड़े मकान ईंटों के और ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई है। उस समय भी पक्के ईंटों के मकान मौजूद थे। 2 मंजिला मकानें हुआ करती थी आज से 4700 साल पहले। सोचने वाली बात है। सड़कें आज की तरह ही अच्छी थी, पक्की सड़कों का निर्माण हुआ था। आज हमारे यहाँ 4 लेन बनी हुई, उसमें 4 लेन नहीं थी लेकिन सड़कें उसमें मौजूद थी। आधुनिक जल निकासी व्यवस्था भी थी। हमारे यहाँ आज जो नालियाँ बनाई जाती है वो गाँव के या शहरों के सभी छोटे छोटे नालियों के पानी उस नाले में डालकर और फिर बड़े नाले बनाकर उसे बड़े नाले के माध्यम से कोई नदियों में गिरा दिया जाता है। उसी प्रकार की व्यवस्था उसमें भी थी। सड़कों के किनारे नालियाँ थी और उस नालियों में सभी घरों के पानी आकर मिलती थी और मिलने के बाद वह बड़े नाले के रूप में आगे बढ़ती थी। घरों में कुएं एवं स्नानागार की भी व्यवस्था थी। घरों में हम लोग आजकल तो सभी घरों में होते हैं, नहाने के लिए कमरे अलग से बने हुए होते, उस प्रकार उस समय भी थे। और चूंकि चापाकल तो उसमें नहीं था तो उस समय कुएं रहा करते थे, तो कुछ कुछ घरों में कुएं भी खुदाई से प्राप्त हुए हैं।
अब हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं सड़क के बारे में। कहा जाता है कि वहाँ की सड़कें जो थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो समकोण किस प्रकार का, आप लोग तो गणित पढ़ते हैं, देखते होंगे, इस तरह से इसको समकोण बोलते हैं, 90 डिग्री का कोण को। तो चलिए हम लोग आज इतिहास पढ़ते हैं गणित के माध्यम से। एक समकोण और हम लोग बनाते हैं इधर से, एक समकोण हम लोग और बनाते हैं इधर से, और एक समकोण इधर से। देखिए 4 समकोण हो गया, सभी आकर यहाँ पे मिल गए। तो इस प्रकार से कहता था कि ये सड़क देखिए चली गई, इधर से सड़क आ गई, लेकिन सभी क्या है यहाँ पे समकोण के रूप में काटते थे। यानी इतनी सुदृढ़ व्यवस्था थी उस समय कि सड़कें इतनी नियम और सिस्टम से बनाए जाते थे। अब हम लोग चर्चा करेंगे दूसरा, नगरीय जीवन पे। उस समय का नगर का जीवन कैसा था। तो नगर 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में शासक वर्ग और धनी वर्ग रहा करते थे, और हम लोग पश्चिमी भाग में रहते थे, जिसको निम्न भाग भी कहा जाता है, और पूर्वी भाग को ऊपरी भाग भी कहा जाता है। नगरों में लिपिक रहा करते थे, लिखने वाले, कलाकार, विभिन्न प्रकार के नाटक या मंचों पर काम करने वाले, सुनार, सोने चांदी के गहने बनाने वाले, शिल्पी, व्यापारी, जो व्यापार का कार्य देखते थे, और शासक भी, ये सभी नगरों में रहते थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा लगभग आधुनिक भारत की तरह उस समय भी व्यवस्था विकसित थी। अब हम लोग चलते हैं अन्नागार, देखते हैं 3 नंबर में, कि उस समय अनाज को एकत्र कर एक जगह रखने के लिए अन्नागार की व्यवस्था की गई थी। और ये अन्नागार को हम राजकीय भंडारगृह भी कहते थे, या कोठी भी कह सकते हैं। हमारे घरों में कोठियाँ होती है अनाज रखने के लिए, हमारे घरों में छोटे होती हैं, और ये बड़ी कोठी सा भंडारगृह प्राप्त हुआ है इनकी खुदाई करने के बाद। जब हड़प्पा की खुदाई हुई तब वहाँ भंडारगृह मिला, और लोगों ने अनुमान लगाया कि उस समय भी लगता है अनाज के रूप में टैक्स वसूला जाता होगा, और इन अनाजों को इन भंडारगृहों में लंबे काल तक सुरक्षित रखा जाता होगा। एक सबसे बड़ी अच्छी चीज मिली वहां, जो स्नानागार, बड़ा ही व्यवस्थित ढंग से बना हुआ स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो में मिलता है। यह विशाल स्नानागार, उसके समीप बने हुए कमरे जो खुदाई से प्राप्त हुए हमें दिखाई पड़ा, जिसे हम लोग किताब में देख सकते हैं, और हम इस पर सोच सकते हैं कि देखिए उस समय की व्यवस्था कितनी अच्छी रही थी। यह देखिए कितने अच्छे तालाब की आकृति का है यह स्नानागार। उतरने के लिए सीढ़ियाँ दी गई है, फिर सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी, अगल बगल छोटे छोटे कमरे जहाँ कपड़े बदलने के लिए व्यवस्था दी गई थी। अर्थात उस समय जो स्नानागार था वह बड़ा ही व्यवस्थित ढंग से बना हुआ था। इस प्रकार से हम लोगों ने आज कुछ बिंदुओं पर चर्चा किया। इसके कुछ और बिंदु हैं जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। जैसे अनाज क्या उपजाते थे, क्या खाते थे, उनका व्यापार कैसा था, उनकी लिपि क्या थी, इत्यादि अनेक चीज़ें अभी और बची हुई है, जिससे हम लोग अगले क्लास में उसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने आज हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं को देखा और इसे हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी अन्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।